Hello everyone. I welcome you all once again in today's video. Today we will learn and discuss a new chapter from class 10th book से and the name of the chapter is A Letter to God और इसके जो राइटर है उसका नाम है जीएल फुएंस। सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर के बारे में। They say faith can move mountain, but what should we put our faith in? This is the question in this story delicately poses. लोग कहते हैं कि जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो माउंटेन को भी हिला सकता है। लेकिन हमें किस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए, यही इस स्टोरी में बताया गया है। इस स्टोरी का जो मेन प्रोटेगनिस्ट है उसका नाम है लेंचो। लेंचो जो कि एक फार्मर है और एक लेटर लिखता है भगवान के नाम पर। और लेटर तब लिखता है जब उसकी पूरी फसल वो रुइन हो जाती है और वो कुछ डिमांड करता है 100 पीसोस की। पीसोस जो कि करेंसी है लैटिन अमेरिका की। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? डस गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक what your answers to these questions would be and suggest how the story continue before you begin to read. जो लेटर लेंचो ने लिखा था भगवान के नाम पर, क्या वो लेटर भगवान के पास पहुंचा? क्या भगवान उसके लेटर का रिस्पॉन्स देंगे? आपको सोचना है आपके इन क्वेश्चन के आंसर को और आपको गेस करना है कि स्टोरी कहाँ और कैसे कंटिन्यू होती है। So this is the short description just I have explained, and now I'm going to explain you line by line explanation of the following chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. लेंचो और लेंचो का पूरा परिवार लो क्रेस्ट पे बने हुए उस मकान में रहते थे और वो मकान था अलोन इन एंटायर वैली में। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. लेंचो का जो घर था एक लो क्रेस्ट ऑफ माउंटेन वैली में बना हुआ था और उस हाइट से वो उन सभी रिवर्स को देख सकता था और अपने उन सभी कॉर्न फील्ड को देख सकता था जो उसकी फसल पे बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स आए हुए थे। और हर साल की तरह इस बार भी उसकी जो मक्का की खेत की जो क्रॉप थी बहुत ही अच्छी आने वाली थी। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done something else but see the sky towards the northeast. हर साल की तरह भी इस बार लेंचो की जो क्रॉप थी अच्छी आने वाली थी, लेकिन उसकी फसल को बस एक ही डाउनफॉर की रिक्वायर थी, एक ही सोवर की रिक्वायर थी। इसी इंटेंशन की वजह से लेंचो अर्ली इन द मॉर्निंग से ही वो फील्ड में जाकर इंटीमेटली कॉन्स्टेंटली गेजिंग कर रहा है। दैट मीन्स वो कुछ ऐसी होप लगा रहा है जिससे कि उसके क्रॉप को कुछ ना कुछ एक लास्ट शोर ऑफ रेन मिल जाए। इसी इंटेंशन की वजह से वो कॉन्स्टेंटली गेजिंग कर रहा है इन द मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़े रहकर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, यस
गॉड विलिंग। तो जैसे ही लेंचो ने अपनी वाइफ से कहा कि आज हमें डेफिनेटली पानी मिलने वाला है, जो वुमन उस समय खाना बना रही थी। सफर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे। तो उसने कहा यदि भगवान की इच्छा रहे तो डेफिनेटली आज हमें पानी मिल ही जाएगा। तो उसकी वाइफ ने इसको रिप्लाई किया, यस, भगवान की इच्छा रही तो आज हमें मिल जाएगा। The older boys were working in the field while the smaller one playing near the house until the woman called them all, come for dinner. उसका बड़ा लड़का वो खेत में काम कर रहा था और उसका छोटा बेटा वो घर के सराउंडिंग में खेल रहा था। तब तक खेलता है जब तक उन तीनों को डिनर के लिए बुलाती है। It was during the meal. It was during the meal. Lencho had predicted the big drop of rain began to fall. बस उन्होंने अपना सफर कंप्लीट किया ही था कि जैसे ही लेंचो ने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया था, उसी मोमेंट में ए बिग बिग रेन ड्रॉप गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन क्लाउड्स कुड बी अ सीन अप्रोचिंग। तो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक वेरी गिग्नाटिक ए ह्यूज माउंटेन की तरफ से जो क्लाउड थे उनकी तरफ अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही लेंचो और उनका पूरा परिवार डिनर के लिए बैठा ही हुआ था, उसके प्रेडिक्ट ने किया ही था। उसी मोमेंट के अकॉर्डिंगली वहां पे पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पानी गिरना स्टार्ट होता है और देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो क्लाउड है उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत ही ह्यूज। There was fresh and sweet. The men went out for no other reason than have to pleasure of feeling the rain on his body. जैसे ही पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, जब पहली बार पानी गिरता है तो उसकी जो सौंधी, उसकी जो फ्रेशनेस होती है पूरे सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाती है। तो इसी पर्पस को अपने आप को फील करने के लिए, ओके, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, उसी को अपने आप को एक्सपोजिंग करने के लिए वो उस रेन में जाके खड़ा हो जाता है, जिससे कि वो उसकी रेनी को फील कर सके। When he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, these are new coins." तब उस जब वापस आता है तो अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि ये जो आप देख रहे हो ये रेन ड्रॉप नहीं है जो आसमान से गिर रही, बल्कि ये क्या है, एक न्यू कॉइन्स के समान है। दे आर लुक्स लाइक ए न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10% एंड द लिटिल वंस 5%। तो लेंचो ने उन सभी बिग बिग रेन ड्रॉप्स को उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जो बिग ड्रॉप ऑफ रेन थी उनको उसने कंपैरिजन किया, उसने कहा कि ये 10% के समान है और जो स्मॉलर वन थी उनको 5% के रूप में ने डेडिकेट किया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, dropped the curtain of the rain. जब लेंचो अपने आप में सेटिस्फाइड होता है कि फाइनली भगवान ने उनकी इच्छाओं को फुलफिल किया है, तो कंप्लीटली उसकी कॉर्न की जो फ्लावर्स थे वो कंप्लीटली रेनी स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall.
दिस ट्रूली डिड नॉट रिसेंबल ए न्यू सिल्वर कॉइन। और जैसे ही अचानक वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड के साथ साथ में ओले भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसने जो कंपैरिजन की थी 10% और 5% जो सिल्वरी कॉइन के जो, वो अपने आप को लगना कि ये अभी सिल्वरी कॉइन नहीं है। दे आर नॉट लुक लाइक ए सिल्वरी कॉइन बिकॉज नाउ हेल स्टोन गोइंग टू स्टार्ट। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse। तो उसका जो बड़ा लड़का था अपने आप को एक्सपोजिंग करने के लिए वो खुद स्वयं बाहर आ गया अपने घर के बाहर और उन सभी फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने लग गया। इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो ने उसको एक्सप्लेन करने लग गया कि यदि यही स्टार्ट होना, यदि ऐसा ही गिरने लग गया तो पूरी फसल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन होना स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ साथ में हेल स्टोन भी गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यही स्टार्ट रहा तो कंटिन्यूसली उसकी जो जितनी भी जो मक्का की खेत है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टोटली रुइंड हो जाएगी। उस मैन ने एक्सप्लेन किया। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। उन्होंने अपने आप में एक ऐसी होप लगाई, ऐसी आशा लगाई कि ये जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग विंड और हेलस्टोन गिर के आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। For an hour, the hell rained the house, the garden, the hillside and cornfield on the whole valley। लगभग 1 आवर तक कॉन्स्टेंटली उस घर के ऊपर, उस गार्डन में, उन सभी हिल साइड ऑफ द कॉर्न फील्ड में पानी गिरता रहा लगभग 1 घंटे तक, वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड के साथ। द फील्ड वॉज वाइट as इट कवर विथ सॉल्ट। दैट मीन्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ वहां पे पानी गिरने लगा कि मानो पूछो मत। कंप्लीटली पूरा घर, पूरा खेत, गार्डन सब कुछ टोटली कवर हो चुका है, मानो जिसे किसी ने उसके ऊपर सॉल्ट बिछा दिया हो। और वहां की उन सभी मक्के की खेत पे ना तो किसी पेड़ की कुछ कुछ भी पत्तियां नहीं बची। कंप्लीटली दे आर बैरन। Not a single leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant। जब उन्होंने देखा कि कंप्लीटली हेल स्टोन की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से उन सभी मक्के की खेत में जितने भी जो लीव्स थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसके मक्के की खेत भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि उनके प्लांट के ऊपर कोई भी सिंगल लीफ नहीं बचा। तो ये चीज को देखकर लेंचो बहुत ज्यादा सदमे से भर चुका था। Lencho's soul was filled with sadness when the stone had passed। लेंचो की जो सोल थी बहुत ज्यादा सैडनेस से भर चुका था जब रेन वहां से पास्ड हो जाती है। तो देखता है कि कंप्लीटली ना तो किसी प्लांट के ऊपर कोई सिंगल लीफ बची है, कंप्लीटली पूरे फील्ड के ऊपर, गार्डन, हाउस के ऊपर, उस सभी एंटायर वैली के अंदर मान लो कंप्लीटली किसी ने सोल्ट बिछा दिया, ऐसे वाइटनेस से अपियर हो रहा है। दैट मीन्स इतना ज्यादा ह्यूज टोटली लॉस हुआ कि मान लो पूछो मत। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा उस मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़े होकर, ए प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो उसने अपने मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़े रहकर अपने बड़े बेटे से कहा, यदि कोई कीड़े मकोड़े या कोई टिड्डियां भी उस मक्के की खेत को खाते तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करते जितना ज्यादा नुकसान किया है किसने, उस हेलस्टोन और स्ट्रॉन्ग विंड ने।
क्योंकि उसकी आत्मा उस चीज को देखकर सोरोफुल फील हो चुकी थी। वो मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़े रहकर अपने बड़े बेटे से कहा, यदि इतनी ज्यादा टिड्डियां और कोई भी कीड़े खाते अपनी फसल को उतना ज्यादा नुकसान नहीं करते जितना ज्यादा नुकसान हुआ है हेलस्टोन और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉइन। तूने अपने बेटे से भी यही कहा कि जो हेल है वो कंप्लीटली हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमें ऐसा लगता है कि इस साल हम कंप्लीटली हमारे पास कोई भी कॉर्न या अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज सोरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। तब उन्होंने देखा उस फील्ड में उस प्लांट के ऊपर कोई भी सिंगल लीफ नहीं बचा, कोई भी फ्लावर्स नहीं बचा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हेलस्टोन और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। तुमने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और हमारे पास कोई भी कॉर्न अनाज नहीं रहा है। और उस रात लेंचो की जो सोल थी फील्ड विथ सैडनेस के साथ बहुत ही सोरोफुल हो चुका था, क्योंकि उनकी जितनी भी जो हार्ड वर्किंग थी वो कंप्लीटली वेन में गई, पूरी यूजलेस। क्योंकि उनका घर एक एंटायर वैली में बना हुआ था और ना ही कोई उनकी कोई मदद कर सकता था। और अपने आप को बोलने लगा कि इस साल हम सभी लोग भूखे ही रहेंगे, वी विल गो हंग्री फॉर दिस ईयर। लेंचो ने प्रोडिक्ट किया अपने बेटे से। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेंचो, हम मानते हैं कि लेंचो का जो घर था सोलिटरी में बना हुआ था, लेकिन उसको जानता था कि एक सिंगल होप हमें अभी भी है, और वो हेल्प है, हेल्प फ्रॉम गॉड से। भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा उस लेंचो ने लगाई। Don't be so upset even though this seems to be like a total loss. आपको कभी भी अपसेट नहीं होना है, कभी भी आपको घबराना नहीं है। यदि आपको लगता है कि टोटली लॉस हो चुका है, टोटली रूइंड या डिस्ट्रॉय हो चुका है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, क्या कभी किसी व्यक्ति को भूखा मरने देगा? वी हैव टू कीप फेथ इन गॉड। दैट्स वाई व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंचो जग कर बस एक ही होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड के बारे में। क्योंकि उसने उसको बनाया है, उसको क्रिएट किया, उसको डायरेक्ट किया है। ही कैन हेल्प मी, ही कैन प्रोटेक्ट मी इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन में। क्योंकि उसकी आंख मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे इंस्ट्रक्ट करती है, वो मेरा पालनहारा है, मुझे वो गाइड कर सकता है। वो अपने डीप कॉन्सियस में सोच रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान ही है जो उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको असिस्ट कर सकता है इन डिफिकल्ट टाइम में। क्योंकि उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया है इन ईच एंड एवरी वे में। Lencho was an ox of a man, working like animal in the field, but still he knew how to write. लेंचो जो कि एक हार्ड वर्कर फार्मर है, वो खेतों में पागलों की तरह, एक ऑक्समैन की तरह काम करता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा सा पढ़ और लिख लेता था। He knew how to write and how to read out the following Sunday at daybreak। अब दूसरे दिन जब सवेरा होता है, और दूसरे दिन था वो संडे का था, अर्ली इन द मॉर्निंग डे ब्रेक में ही
वो बाहर आ जाता है अपने घर से और कुछ अपने डीप थिंकिंग में स्टार्ट करता है। रात भर उसके बारे में सोचता रहा कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, हमें कौन मदद कर सकता है। इसी थॉट के बारे में सोच रहा था रात भर। और जैसे ही वो सवेरा होता है और दूसरे दिन वो दिन था संडे का। दिन के बिगिन में he write a letter in which he himself would carry the town and place in the mailbox. जब अर्ली इन द मॉर्निंग जब सवेरा हुआ, लेंचो ने एक लेटर लिया। उसके ऊपर कुछ न कुछ ही एड्रेस द नेम ऑफ गॉड ही मेंशन एंड ही कैरीड द लेटर टू द मेल बॉक्स टू द पोस्ट ऑफिस ऑन द फॉलोइंग संडे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और उसने जो लेटर जो कैरी किया था वो बस भगवान के नाम का एक लेटर था। उसने लिखा, गॉड, he wrote, if you don't help me my family and I will go hungry this year। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे भगवान, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstone। तो उसने मेंशन भी किया है कि मुझे 100 पीसोस की रिक्वायर है, जिससे कि मैं अपनी खेत अपनी मक्के की खेत को वापस बो सकूं और तब तक अपने आप को सर्वाइव करूं जब तक नई फसल नहीं आ जाती। और ये ओके, कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉय हुआ किसकी वजह से? हेलस्टोन की वजह से। उसने पूरा की पूरा डिस्क्रिप्शन में उसने बता दिया। ही रोट to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to the town। उसने उसके ऊपर इन्वेलप के ऊपर लिखा टू गॉड एंड उस लेटर को कैरी करते हुए वो सीधे गया टाउन में। उसने जस्ट पहुंचने के बाद उसने टाउन ऑफिस पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने स्टैम्प को उसके ऊपर स्टैम्प लगाया और उस लेटर को उसने ड्रॉप किया इनटू द मेल बॉक्स में। One of the employees who was postman and also helped the post office went to his boss laughing heartedly and saw him to the letter to God। तो जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को उस मेल बॉक्स में ड्रॉप किया, तो वहां का जो वन ऑफ द एम्प्लॉयज था, वहां का एक कर्मचारी था, उस पोस्टमैन ने उस लेटर को रिमूव करके वहां से लेने के बाद सीधे अपने बॉस के पास गया, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस एड्रेस को पढ़ा हो। उस लेटर को ले जाने के बाद अपने बॉस को दिखाता कि बॉस, देखिए मेरे पास एक सो एंड सो एड्रेस के नाम का एक एड्रेस आया है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई भी एड्रेस आज तक देखा नहीं है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन टू द एड्रेस। उसने बताया, उस पोस्टमैन ने बताया कि बॉस, मैंने अपने उस पूरे करियर में ऐसा कोई सा भी एड्रेस नहीं देखा जो इंडिकेट करता है भगवान के नाम पर। जो पोस्टमैन था, जो एम्प्लॉयज था, बहुत ही फेट था और बहुत ही अमिएबल था, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर वाला व्यक्ति था। पहले तो उसने उस लेटर को देखने के बाद उसके ऊपर हंसा और अपने आप को थोड़ा सा अपने बॉस को भी उसने दिखाया। बहुत ही इमेबल फेलो था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट द लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter। जो एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन वाला जो एम्प्लॉय था, उसने उस लेटर को बॉस के पास ले जाने के ऊपर उसके ऊपर बहुत ही हंसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेट था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली अमिएबल फेलो था। लेकिन जब उसने उसके ऊपर टैपिंग करते हुए हाथ ठोक ठोक के हंसता रहा, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद वो खुद ही सीरियस हो गया। उसने सोचा होगा कि यार हमें किसी भी व्यक्ति का फेथ के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक्चुअली में फेथ क्या होता है? और जिस व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है, मुझे इस व्यक्ति को देखना है।
और अपने आप में डिटरमाइन करता है कि मुझे इस ऐसे व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए जिसने इस लेटर को लिखा है to the name of God. So this is the end of the first part 1, and now I'm going to explain you part 2 about the next video में.